गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट नीड ये है कि आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी साइड का एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग सर्किट है, और सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी साइड का एक अलग स्ट्रक्चर है, जिसके कारण क्या है, इसमें जो पैरामीटर है इनके कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जैसे मुझे इस इंटायर ट्रांसफार्मर का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं बहुत इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का कुछ पार्ट प्राइमरी साइड में है और रेजिस्टेंस का कुछ पार्ट सेकेंडरी साइड में है। उसी प्रकार से मुझे यदि इस ट्रांसफार्मर का टोटल रिएक्टेंस, टोटल लीकेज रिएक्टेंस या फिर टोटल इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत इजीली मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं ये जो टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रांसफार्मर, इसकी स्टडी स्टार्ट करता हूँ। पैरामीटर को जब मैं शिफ्ट करूँगा, चाहे सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड करूँ या प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड शिफ्ट करूँ, तो उसके पैरामीटर चेंज नहीं होना चाहिए। उसके पैरामीटर चेंज नहीं होने से मतलब है कि अगर इस रेजिस्टेंस में सपोज करते हैं कि मैं R2 रेजिस्टेंस को उठाकर प्राइमरी साइड में लेके आ रहा हूँ, तो अगर अभी इसमें अगर सपोज करते हैं अगर यहाँ 20 वाट का पावर लॉस हो रहा है, तो शिफ्ट करने के बाद भी इसमें 20 वाट का ही पावर लॉस होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के हम शिफ्टिंग करेंगे। तो ये सब करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार ध्यान दो। ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, और ये प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। ये लो वोल्टेज की वाइंडिंग है, ये हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है। जो लो वोल्टेज की वाइंडिंग है यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और हाई वोल्टेज की वाइंडिंग में कम करंट फ्लो होता है। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। ये याद रखना आपने, और मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। एक एग्जांपल से मैंने आपको बताया था कि सपोज करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है 400 वोल्ट एम्पियर है। यदि सपोज करते हैं अभी इनपुट का वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो 400, देखो ट्रांसफार्मर की रेटिंग मतलब पावर की जो रेटिंग होती है वो कांस्टेंट होती है। जितनी पावर प्राइमरी साइड की होती है उतनी पावर सेकेंडरी साइड की भी होती है। तो एक ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे यदि मैं वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूँ तो करंट का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर ये 20 वोल्ट है, तो अभी यहाँ 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यदि मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, 20 वोल्ट को 40 वोल्ट कर दिया, तब 400 वोल्ट एम्पियर की कांस्टेंट पावर मेंटेन करने के लिए 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएगा। यदि मैंने इसे बढ़ा के 50 वोल्ट कर दिया, तो यही 400 वोल्ट एम्पियर की पावर को मेंटेन करने के लिए ये 8 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएगा। तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट कम हो रहा है। तो यही प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर की कि ट्रांसफार्मर में यदि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो होता है और हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की पावर कांस्टेंट होती है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में I1 करंट फ्लो हो रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पर अभी I2 स्क्वेयर R2 लॉसेस हो रहे हैं। जब इस R2 रेजिस्टेंस को मैं प्राइमरी साइड में लेकर जाऊंगा तो भी यहाँ इतना ही लॉस होना चाहिए। ये मुझे ध्यान में रखना है। शिफ्टिंग करना है लेकिन किसी भी पैरामीटर की वैल्यू अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे हम। इसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की हेल्प लेंगे हम यहाँ पर। इसके लिए हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की हेल्प लेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है यहाँ पर, ये देखिए N1/N2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू I2/I1 इक्वल टू K। ठीक है, यहाँ एक रिलेशन और ऐड कर सकते हो
ये जो रिलेशन है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V1/V2। ठीक है, अब देखते हैं मुझे क्या क्या मेंटेन करके रखना है। मुझे ये कंडीशन मेंटेन करके रखना है, यदि मैं किसी पैरामीटर को शिफ्ट कर रहा हूँ, हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसके लॉसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ये लो वोल्टेज साइड है, ये हाई वोल्टेज साइड है। लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो होता है, हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है। ये पैरामीटर को मुझे ध्यान में रखना है। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैंने इस R2 रेजिस्टेंस को उठाया और इस प्राइमरी साइड में लेकर आया मैं। तो R1 तो पहले से ही था प्राइमरी साइड में, और यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है। R1 पहले से ही प्राइमरी साइड में, इस R2 को आपने उठाया और जैसे ही आपने सेकेंडरी साइड में लाया, तो इसका नाम जो है, चलो ठीक है अभी रहने देते हैं, बाद में बदलेंगे। इस R2 को मैंने प्राइमरी साइड में लेकर आया, तो ये R2 हो गया। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या है, जो हाई वोल्टेज साइड था, हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है, इसलिए R2 में कम लॉसेस हो रहे थे। R2 को आपने अगर एज इट इज़ उठा के प्राइमरी साइड में रख दिया, तो प्राइमरी साइड लो वोल्टेज साइड है, यहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो जब यहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो यहाँ ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो यहाँ कितना लॉस हो रहा है अभी, I1² R2 इतना लॉस हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में R2 में कितना लॉसेस होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया, आप शिफ्टिंग तो कर रहे हो, आप R2 को दूसरे साइड ट्रांसफ़र तो कर रहे हो, लेकिन उसके लॉसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इस साइड ट्रांसफ़र करने के बाद भी उसमें I2² R2 लॉसेस ही होना चाहिए। तो पहले तो मैं इस I1 को I2 की टर्म में लिखूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की हेल्प से। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की हेल्प से I1 की वैल्यू I2 की टर्म में हो जाएगी। I1 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर K नीचे आ जाएगा, I2/K। तो I1 की वैल्यू हो गई I2/K। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ, देखते क्या हो रहा है। I2/K का होल स्क्वायर इंटू R2, तो ये वैल्यू हो गई I2² R2/K²। तो देखो होना कितना लॉसेस चाहिए, I2² R2 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा, I2² इंटू R2/K²। ये K² एक्स्ट्रा हो रहा है। तो क्या मैं अगर इस R2 में K² का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये K² से K² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर I2² R2 लॉसेस। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, मैं R2 को दूसरे साइड ला तो रहा हूँ, लेकिन इस R2 की वैल्यू कितनी हो जाना चाहिए, R2 इंटू K² हो जाना चाहिए। तो ये नया रेजिस्टेंस आ गया R2 ये साइड में कर दिया इसे। अब ये रिएक्टेंस X1 है। जब X2 को लेकर आते हैं प्राइमरी साइड में, जब X2 को मैं लेकर आऊँगा इस साइड में, तो अभी कितना लॉसेस हो रहा है इस X2 में, I2² X2। जब मैं इस X2 को उठा के इस X1 के साइड में डालूंगा, अभी इस साइड X1 ऑलरेडी है, पहले से ही X1 पहले से ही, इस X2 को उठा के मैंने इस साइड लेके आ गया। तो मैं X2 को अगर डायरेक्ट उठा कर लेके आ गया, तो फिर क्या वही प्रॉब्लम, यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। अभी जो X2 है वो हाई वोल्टेज साइड है, और हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है, तो इधर कम लॉसेस होंगे X2 में। अगर आप X2 को एज इट इज़ उठा के सेकेंडरी साइड में ला के रख देते हो, तो क्या होगा, यहाँ पर I1², इस साइड I2² X2 लॉस हो रहे थे, इधर I1² X2 लॉस होंगे। तो जो I1 की वैल्यू है ये ज़्यादा है I2 से, क्योंकि इधर लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो इसमें ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो ज़्यादा लॉसेस नहीं होना चाहिए, जितना इस साइड हो रहा है दूसरे साइड शिफ्ट करने के बाद भी उतना ही होना चाहिए। तो फिर I1 को मैंने I2/K से रिप्लेस कर दिया, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा I2/K का होल स्क्वायर इंटू X2। तो ये वैल्यू हो गई I2² X2/K²। ठीक है, तो ये I2² X2/K² हो गया। तो मुझे कितना चाहिए, मुझे तो I2² X2 चाहिए, तो ये K² टाइम एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँ, X2 में K² का मल्टीप्लाई करूँ, तो अब ये K² से K² कैंसिल हो जाएगा, और जितना मुझे लॉस चाहिए था उतना हो गया। मतलब मैं X2 में K² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये नया X2 डेस आ जाएगा मेरे। तो मैं अपना इक्विवेलेंट सर्किट को मॉडिफाइड कर लूँगा, जो मेरा ऐसा सर्किट बना था उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लूँगा मैं। कैसे मॉडिफाइड करूँगा, देखो ये R1 सर्किट था, उसके साइड में उस साइड से R2 डेस आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी है R2 इंटू K²। फिर इस साइड X1 था,
यहाँ x1 था और दूसरे साइड से मैंने x2 डैश लेकर आ गया, x2 डैश जिसकी वैल्यू होगी x2 इंटू के स्क्वायर। ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर में मैंने इतना मॉडिफिकेशन कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं। प्राइमरी साइड का वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, ये V1 ही रहेगा इनपुट वोल्टेज, और इसका जो लास्ट पैरामीटर है और इस साइड, इसी साइड नो लोड कंपोनेंट है, वो तो ऑलरेडी प्राइमरी साइड में है, इसलिए उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने दो। ये RW, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM, इसमें करंट फ्लो हो रहा है IW, इसमें करंट फ्लो हो रहा है IM, ठीक है। और यदि मैंने लोड को भी उठा के लेके आ गया, तो ये लोड भी क्या है, एक प्रकार का इम्पिडेंस ही, जो लोड लगा है उस साइड, इस साइड जो लोड लगा है, ये लोड क्या है, एक प्रकार का इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस को यदि मुझे सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड लाना है तो फिर वही के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वही लॉजिक लगेगा। तो ये हो जाएगा जेड डेस, इम्पिडेंस हो जाएगा जेड डेस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर टाइम्स जेड, या जेड इंटू के स्क्वायर। जैसे रजिस्टर, जैसा हमने रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के साथ किया वैसे ही हम इम्पिडेंस के साथ भी करेंगे। तो अब ये सर्किट देखो कितना इजी हो गया। अब ये देखो, ये पैरेलल में है, ये यहाँ जितना वोल्टेज आया वो पैरेलल में है इसके। तो कई बार हम नो लोड ब्रांच को नेगलेक्ट कर देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, R1 और R2 डैश दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा प्राइमरी साइड का, R1 प्लस R2 डैश, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया प्राइमरी साइड का। और X1 और X2 डैश दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, X1 प्लस X2 डैश, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हो जाएगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तब यहाँ पर टोटल लॉसेस कितना हो जाएगा ट्रांसफार्मर में, यहाँ से I1 करंट जा रहा है और लॉसेस हमेशा रेजिस्टेंस में होते हैं, ये मुझे पता है। तो टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I1 स्क्वेयर इंटू R इक्विवेलेंट 1। तो I1 ये इस प्रकार से मैं टोटल कॉपर लॉस निकाल लूँगा। यदि मैं सारे पैरामीटर को सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर दूंगा तो उस कंडीशन में कि टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I2 स्क्वेयर R इक्विवेलेंट 2, ये टोटल कॉपर लॉस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। एक ट्रांसफार्मर मैंने लिया जिसकी रेटिंग 200 वोल्ट बाय 100 वोल्ट है और इसके प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 3 ओम है। जब आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग इस प्रकार से दिखे तब फर्स्ट वैल्यू EMF E1 को दर्शाती है, दूसरी वैल्यू EMF E2 को दर्शाती है। केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, उसे लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जितना पावर लॉस इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में हो रहा है प्राइमरी साइड में या हाई वोल्टेज साइड, उतना ही पावर लॉस जब इसे दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दे तो भी उतना ही पावर लॉस होना चाहिए, अदरवाइज ये शिफ्टिंग की मेथड फेल हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी के बारे में पता है कि हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है और लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो होता है। हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होने के कारण इस साइड पावर लॉस भी कम होगा, आई स्क्वायर और लॉस जो हो गए वो कम होंगे। लेकिन जब आप इस 2 ओम को इस साइड शिफ्ट कर दोगे, लो वोल्टेज साइड शिफ्ट कर दिया आपने, अगर बिना कोई चेंजेस किए अगर आपने 2 ओम को यहाँ रख दिया तो हमें क्या पता है कि लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो होता है। जब लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन में इस 2 ओम में ज़्यादा पावर लॉस होगा जो कि पूरे कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर देगा, हम एक्चुअल पावर लॉस कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या करें कि इस 2 ओम के अक्रॉस उतना ही पावर लॉस हो जितना इस साइड हो रहा था। आप सबसे पहले E1 और E2 का रेशो निकाल लीजिए। E1 और E2 का रेशो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और E1 और E2 का जो रेशो है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी कहते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। मीन्स यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हमारे पास 2 आ गया है। अब वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि 2 ओम में उतना ही लॉस हो जितना हाई वोल्टेज साइड हो रहा है, सेकेंडरी साइड भी, या लो वोल्टेज साइड भी उतना ही लॉस होना चाहिए। लो वोल्टेज साइड क्या हो रहा है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पावर लॉस भी ज़्यादा हो रहा है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि 2 ओम की वैल्यू को कम कर दो और उतना कम कर दो कि पावर लॉस उतना ही हो जितना है HV साइड हो रहा था। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस 2 ओम को
इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। आप ऐसा भी याद मत रखो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से कम करना है। E1 और E2 का जो रेशो है वो अगर 2 आता है तो अगर 2 से मैं डिवाइड 2 के स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 2 ओम की वैल्यू कम हो जाएगी। आपको अभी मैं बताऊंगा कि 2 स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। बस अभी आप इतना याद रखिए कि आपको के स्क्वायर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना है। यदि आपको वैल्यू को बढ़ाना है तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आपको वैल्यू कम करना है तो आप के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। केस 2 से आपका सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब हम लो वोल्टेज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हाई वोल्टेज साइड ट्रांसफ़र करके देखते हैं क्या होता है। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना है कि जितना पावर लॉस इस साइड हो रहा था उतना ही पावर लॉस इस साइड भी होना चाहिए। अब देखिए लो वोल्टेज साइड क्या हो रहा था, ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो इस साइड ज़्यादा पावर लॉस होता है। लेकिन जब 3 ओम के रेजिस्टेंस को आप एज इट इज़ अगर आप HV साइड भिजवा दोगे तो HV साइड क्या होता है, कम करंट फ्लो होता है, इसलिए इधर कम पावर लॉस होगा, जिससे कि मेथड ही फेल हो जाएगी, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। इसलिए इस 3 ओम की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो हो रहा है इसलिए कम पावर लॉस हो रहा था इस 3 ओम के अंदर। इसलिए इस 3 ओम की वैल्यू को अगर बढ़ा दिया जाए तो हमें प्रॉपर कॉपर लॉस मिलेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करो, E1 और E2 का जो रेशो था वो कितना था, 2 था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के इक्वल है, के इक्वल है। तो आप के स्क्वायर से इस 3 ओम के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इंटू के स्क्वायर, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इधर कम करंट फ्लो होने के बाद भी बराबर पावर लॉस होगा। इसी प्रकार से आपको रिएक्टेंस को भी ट्रांसफ़र करना है, इसी प्रकार से आपको इम्पिडेंस को भी ट्रांसफ़र करना है। उनके लिए कोई अलग से कोई मेथड नहीं, बस सेम यही मेथड फॉलो होगी। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने और घटाने के लिए आपने के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की हेल्प से पता चलता है कि I2 की वैल्यू के इंटू I1 होती है, I1 इधर चला जाएगा, और I1 की वैल्यू I2 अपॉन के होती है। मानते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में I1 करंट फ्लो हो रहा है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट फ्लो हो रहा है। फर्स्ट केस को ऑब्जर्व करते हैं जो हमने पढ़ा था। जब 2 ओम का रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड में ही है, मीन्स हाई वोल्टेज साइड ही है, अभी इसको ट्रांसफ़र नहीं किया है सेकेंडरी साइड में, तब इस 2 ओम में कितना पावर लॉस हो रहा है, I1 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि पावर लॉस क्या होता है, I1 स्क्वायर R1 होता है, इसलिए यहाँ पावर लॉस कितना होगा, I1 स्क्वायर इंटू 2। बट जब इस 2 ओम को LV साइड ट्रांसफ़र करेंगे तब इसमें कितना पावर लॉस हो जाएगा, I2 स्क्वायर इंटू 2, और इस I2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, K इंटू I1 के बराबर होती है। तो I2 की जगह के I1 रखेंगे हम, तो के स्क्वायर I1 स्क्वायर इंटू 2। जब प्राइमरी साइड में था तब 2 ओम में कितना पावर लॉस हो रहा था, I1 स्क्वायर इंटू 2, लेकिन जब सेकेंडरी साइड में हमने भिजवा दिया है तो पावर लॉस कितना हो रहा है, के स्क्वायर I1 स्क्वायर इंटू 2, मतलब के स्क्वायर टाइम से ज़्यादा पावर लॉस हो रहा है। इसलिए अगर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो फिर से उतना ही पावर लॉस हो जाएगा जितना प्राइमरी साइड में हो रहा था। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। और एक केस लेकर चलते हैं। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हमने क्या किया था, इस 3 ओम को HV साइड ट्रांसफ़र किया था। जब हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था 3 ओम को तब कितना पावर लॉस था, I1 स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि पावर लॉस का फार्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R। तब इस 3 ओम में जब ट्रांसफ़र नहीं किया था इसे HV साइड तब कितना पावर लॉस हो रहा था, I1 स्क्वायर, सॉरी I1 नहीं आएगा, I2 स्क्वायर 3। जब ट्रांसफ़र कर देंगे तब कितना पावर लॉस होगा, I1 स्क्वायर 3। जब इस 3 ओम को उठा के इस साइड आ जाएगा तब इस 3 ओम में I1 करंट फ्लो होगा, तो इसलिए I1 स्क्वायर 3 इतना वॉट का पावर लॉस होगा। इस I1 की वैल्यू किसके बराबर है, I2 अपॉन के। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की जगह अगर I2 अपॉन के पुट करेंगे तब I2 स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू 3। अब देखो के स्क्वायर ये के स्क्वायर आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है,
पावर लॉस जब प्राइमरी साइड जब सेकेंडरी साइड में था तब इतना पावर लॉस हो रहा था, लेकिन अभी शिफ्ट करने के बाद इतना हो रहा है। लेकिन पावर लॉस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए शिफ्टिंग के कारण, इसलिए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। इसलिए के स्क्वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड करते हैं। यह के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन टेक्निक और के स्क्वायर डिवाइड टेक्निक रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस के लिए वैलिड होती है। और करंट को कैसे ट्रांसफ़र करना है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे I1 करंट को यदि आपको सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करना है तो आपको के से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से वोल्टेज के लिए भी यदि आपको सेकेंडरी साइड के ईएमएफ को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करना है तो आपको के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आपको प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ को सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करना है तो आपको के से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स वोल्टेज और करंट के लिए के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड है, और रजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस के लिए आपको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर इंक्रीज़ करना है वैल्यू को तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिक्रीज़ करना है वैल्यू को तो आप डिवाइड कर दीजिए। आप कभी भी ऐसा याद न रखें कि प्राइमरी साइड से जब सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। सिंपल सा आप ये देखो, कार जब हाई वोल्टेज साइड के एलिमेंट को लो वोल्टेज साइड ट्रांसफ़र करेंगे तब क्या होगा, हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है, कम पावर लॉस होगा। लेकिन जब वही एलिमेंट लो वोल्टेज साइड चला जाएगा तो वहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इसलिए वहाँ पावर लॉस ज़्यादा होगा। और हमारी ओरिजिनल कंडीशन क्या है कि कम पावर लॉस होना चाहिए, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देंगे, के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यह ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हम हाई वोल्टेज साइड के सारे पैरामीटर्स को लो वोल्टेज साइड ट्रांसफ़र करते हैं। हमने अभी तक जो सीखा उस मेथड से। लो वोल्टेज साइड ऑलरेडी R1 पहले से ही है। जब R2 हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड आएगा तब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। R2 की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ कि R2 ना होकर अब R2 डैश हो गई है। अब बताइए, हाई वोल्टेज साइड इस रेजिस्टेंस में कम करंट फ्लो हो रहा था, कम पावर लॉस हो रहा था। जब इस R2 को लो वोल्टेज साइड ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, जब इस लो वोल्टेज साइड ट्रांसफ़र कर दिया उस कंडीशन में यहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ज़्यादा पावर लॉस होगा। तो पावर लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पावर लॉस उतना ही होना चाहिए जितना हाई वोल्टेज साइड था, जो कि कम पावर लॉस हो रहा था क्योंकि करंट कम होता है यहाँ पर। तो पावर लॉस कम करने के लिए इस R2 की वैल्यू को कम कर दो। कम करने का सिंपल सा तरीका, के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए आप। सिमिलरली x1 पहले से ही था LV साइड, जब HV साइड आएगा, जब x2 HV साइड आएगा तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, x2 डैश हो जाएगी, जो कि जितनी पहले वैल्यू थी उसे के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि जो रूल रेजिस्टेंस के लिए लागू होगा वही रिएक्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा और वही इम्पिडेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। शंट ब्रांच पैरामीटर तो पहले से ही LV साइड है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लोड को भी ट्रांसफर करते हैं, मानते हैं कि लोड का इम्पिडेंस Z है, ZL मान लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो के स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये R के लिए भी वैलिड है, X के लिए भी वैलिड है और Z के लिए भी वैलिड है, रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड है, रिएक्टेंस के लिए भी वैलिड है और इम्पिडेंस के लिए भी वैलिड है। तो ये जो ZL जब इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट, इसे भी के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, वही कॉन्सेप्ट जो रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। शंट ब्रांच पैरामीटर को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नो लोड करंट फ्लो होता है जो कि बहुत कम होता है। अब देखिए, R1 और R2 डैश दोनों मिलाकर ये ट्रांसफार्मर का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए इसे प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जा सकता है। मतलब ये पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस है प्राइमरी साइड में। R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 डैश, ये ट्रांसफार्मर का टोटल रेजिस्टेंस हो गया, या इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जा सकता है। ट्रांसफार्मर का टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, इसे एक से इक्विवेलेंट भी बोला जा सकता है। प्राइमरी साइड में हो रहा है इसलिए प्राइमरी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस X1 प्लस X2 डैश। अब टोटल रेजिस्टेंस भी है, टोटल रिएक्टेंस भी है। जब रेजिस्टेंस और टोटल रिएक्टेंस, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कंबाइन इफेक्ट इम्पिडेंस कहलाता है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस और टोटल रिएक्टेंस का कंबाइन इफेक्ट टोटल इम्पिडेंस कहलाएगा, जिसे Z इक्विवेलेंट से इंडिकेट करेंगे। ये प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है और ये प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है। ये है टोटल, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी है, टोटल रिएक्टेंस भी है, और ये कैलकुलेशन प्राइमरी वाइंडिंग में कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। जब इसमें से करेंट फ्लो होगा I1, आपको पता ही होगा कि इंडक्टर में कोई भी पावर लॉस नहीं होता, पावर लॉस केवल रेजिस्टेंस में होता है, और ये टोटल रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का, इसलिए इस रेजिस्टेंस में जो लॉसेस होंगी
उसे ही हम ट्रांसफार्मर के टोटल कॉपर लॉस कहेंगे। इसलिए टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I1 स्क्वायर आर इक्विवेलेंट ऑफ प्राइमरी साइड। इसी प्रकार से सारे पैरामीटर को सेकेंडरी साइड भी शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे सेकेंडरी साइड में R2 पहले से ही है, जब R1 सेकेंडरी साइड में आएगा तो इस R1 की वैल्यू चेंज होकर R1 डैश हो जाएगी। R2 तो पहले से ही था। अब R1 की जो न्यू वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसके लिए मैं आपको सिंपल सा फिर से वैसे ही समझाता हूँ। लो वोल्टेज वाइंडिंग से हाई वोल्टेज वाइंडिंग में अगर आप पैरामीटर शिफ्ट कर रहे हो तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इस साइड ज़्यादा पावर लॉस होगा। लेकिन यही जब एलिमेंट जब हाई वोल्टेज साइड पहुंच जाएगा तब यहाँ कम करंट फ्लो होता है, इसलिए इस साइड अगर सेम एलिमेंट पहुंचा दिया तो कम पावर लॉस होगा। और एक्चुअल में पावर लॉस तो ज़्यादा हो रहा था लो वोल्टेज साइड में, इसलिए हाई वोल्टेज साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से सेकेंडरी साइड में पहले से ही x2 था, जब सेकेंडरी साइड में x1 ट्रांसफर होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसे मैं x1 डैश नाम दे रहा हूँ। और जैसा रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है सेम रिएक्टेंस के साथ भी होगा। लोड ऑलरेडी इसी साइड है, इसलिए लोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जेडेली रहेगा वो। शंट ब्रांच पैरामीटर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, नो लोड करंट बहुत कम होता है। अब R2 और R1 डैश मिला के ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये सेकेंडरी साइड में है, ये कैलकुलेशन सेकेंडरी साइड में हो रहा है, इसलिए R इक्विवेलेंट 2 नाम देंगे। ये टोटल रिएक्टेंस है लेकिन ये सेकेंडरी साइड में हो रहा है, इसलिए X इक्विवेलेंट इन सेकेंडरी साइड। और हम जानते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को इम्पिडेंस कहते हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस और टोटल रिएक्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को टोटल इम्पिडेंस कहेंगे। और सेकेंडरी साइड में हो रहा है इसलिए जेड इक्विवेलेंट इन सेकेंडरी साइड। और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितना फ्लो होता है, I2। पावर लॉस केवल रेजिस्टेंस में कंसिडर होता है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 2 है, इसलिए टोटल पावर लॉस कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट 2। ये टोटल कॉपर लॉस आ गया। इससे पहले अब हमने निकाला था प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट सर्किट, तो वहाँ हुआ था I1 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 1, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के फंक्शनिंग के लिए। सो थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक एंड शेयर इन स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।